नमस्कार, डीडी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। लोकसभा में अब से थोड़ी देर में शुरू होगी स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा। पक्ष और विपक्ष के कई सांसद होंगे बहस में शामिल। कल अमित शाह देंगे चर्चा का जवाब। पश्चिम बंगाल में विरोध के बीच मुख्य चुनाव आयुक्त का बयान। राज्य में शांतिपूर्ण और भयमुक्त चुनाव सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग है प्रतिबद्ध। सुप्रीम कोर्ट में भी आज एसआईआर विवाद पर अहम सुनवाई। पश्चिम एशिया में संकट के बीच भारत सरकार का बड़ा कदम। एलपीजी उत्पादन बढ़ाने का आदेश। घरेलू उपभोक्ताओं को प्राथमिकता पर दिया जोर। अमेरिकी राष्ट्रपति की ओर से ईरान संघर्ष जल्द खत्म करने के संकेत। कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट। एशियन मार्केट के साथ भारतीय बाजार में भी लौटी तेजी। और एयर इंडिया एक्सप्रेस आज भरेंगी उड़ान। पश्चिम एशिया के लिए कुल 60 उड़ानें होंगी संचालित। तो आपको बता दें कि आज संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण का दूसरा दिन है। आज दोनों ही सदनों में कई अहम कार्य सूचीबद्ध हैं। लोकसभा की कार्यवाही प्रश्नकाल के साथ हुई और सांसदों ने विभिन्न मंत्रालयों से अहम प्रश्न पूछे। तो आपको बता दें, वहीं अब से कुछ देर में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को हटाने के अविश्वास प्रस्ताव पर आज चर्चा शुरू होगी और ये चर्चा 2 दिन चलेगी। बीजेपी की ओर से किरेन रिजिजू, रविशंकर प्रसाद सहित कई नेता अपनी बात रखेंगे, जबकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बुधवार को इस चर्चा का जवाब देंगे। लोकसभा में यह चर्चा 12:15 बजे के करीब शुरू होगी। प्रस्ताव आने के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू चर्चा की शुरुआत करेंगे। बीजेपी की ओर से रविशंकर प्रसाद, निशिकांत दुबे, तेजस्वी सूर्या, जगदंबिका पाल, अनुराग ठाकुर और भृतहरि मेहताब अपनी बात रखेंगे। कांग्रेस के 3 सांसद मोहम्मद जावेद, के सुरेश और मल्लू रवि ये प्रस्ताव रखेंगे। विपक्ष की ओर से प्रस्ताव पर गौरव गोगोई, सुप्रिया सुले, केसी वेणुगोपाल, कनिमोई करुणानिधि और मनिक्कम टैगोर अपनी बात रखेंगे। तो लोकसभा अध्यक्ष के विरुद्ध विपक्ष का यह अविश्वास प्रस्ताव और इस पर चर्चा अब से कुछ देर बाद होगी। और वहीं राज्यसभा की अगर हम बात करें तो उच्च सदन में कार्यवाही की शुरुआत लोकहित से जुड़े मुद्दों के साथ हुई और विभिन्न सांसदों ने इन मुद्दों को उठाया। राज्यसभा में आज पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा का जवाब दिया जाएगा। तो इस चर्चा की शुरुआत कल हुई थी। इसके साथ ही राज्यसभा में आज ग्रामीण विकास मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा की शुरुआत होगी। साथ साथ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण साल 2025-26 के लिए अनुदानों के अनुपूरक मांगों के दूसरे बैच का विवरण पेश करेंगी। प्रश्नकाल के दौरान सांसद विभिन्न मंत्रालयों से अहम प्रश्न पूछेंगे और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधा है और निशाना साधते हुए उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी नकली गांधी परिवार के अंतिम और अबोध युवराज हैं। ये क्या करेंगे कुछ समझ में नहीं आता है। ऐसा एलओपी तो कोई देखा नहीं, कोई विजन नहीं, केवल अर्बन नक्सल की तरह व्यवहार करना। आप एलओपी हैं, आप देते हैं सदन को इन्फॉर्मेशन कि हम इस पर चर्चा चाहते हैं, वोटिंग चाहते हैं, जो भी आपका, आप क्यों भाग जाते हैं? इसलिए ये अर्बन नक्सल की भूमिका में है। अब मैं सही कह रहा हूँ, ये कांग्रेस के लिए वही हैं जो मुगलिया संतलित का अंतिम बादशाह बहादुर जफर शाह था। नकली गांधी फैमिली का ये अंतिम युवराज अबोध युवराज है।
और अनुज यादव हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अनुज, अभी आपने गिरिराज सिंह को सुना, जिस प्रकार से वो कह रहे हैं राहुल गांधी को कि वो अबोध हैं, किसी चर्चा की शुरुआत करने की बात करते हैं और खुद उस चर्चा से भाग जाते हैं। कहीं ना कहीं स्पीकर के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव की बात हो रही है उसके लिए वो बात कर रहे थे। देखिए शैला, सबसे बड़ी बात है कि आखिर सत्ता पक्ष से जुड़े हुए लोग, चाहे वो केंद्रीय मंत्री हों या भाजपा के सांसद हों, वो इस तरह के बातें क्यों कर रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जो लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष, खासतौर से कांग्रेस लेकर आई है, उस पर कर चर्चा होनी थी। आज भी उसकी चर्चा 12 बजे से रखी गई है। कल पूरे दिन हंगामा विपक्ष करता रहा, लेकिन उस पर चर्चा नहीं करी। अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि चर्चा किस पे नहीं की? उस प्रस्ताव पर जिसे विपक्ष और कांग्रेस पार्टी खुद लेकर आए थे। उसके बाद से सत्ता पक्ष ने यह बात कही है कि भाई देखिए, आप चाहते क्या हैं, आप करना क्या चाहते हैं। और राहुल गांधी पे जिस तरीके से लगातार निशाना साधा जा रहा है, वो इसका सबसे बड़ा कारण यह है क्योंकि वो लोकसभा के अंदर नेता विपक्ष हैं और उनकी जिम्मेदारी बनती है जो वो प्रस्ताव लेकर आए हैं उस पर चर्चा करें, और वो उसी चर्चा से अब भाग रहे हैं। फिर दूसरा प्रस्ताव लेकर आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं या केंद्रीय मंत्री हैं, संसदीय कार्य मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व को अगर विपक्ष छोड़ दे तो कांग्रेस हो सकता है भविष्य में मजबूत हो जाए। इस तरह के आरोप इसी कारण लगाए गए हैं कि एक परंपरा है सदन को चलाने की, लोकसभा को चलाने की, उन सभी परंपराओं को तोड़ा जा रहा है विपक्ष के द्वारा। चर्चा से भागने का एक कारण यह भी हो सकता है कि जिस प्रकार से वो समझते हैं कि उनके नंबर्स कम हैं और कहीं ना कहीं जो सत्ताधारी पार्टी है उसके नंबर्स ज्यादा है, और ऐसे में इनकी चर्चा में खुद ही फेल होने के आसार ज्यादा है, और कहीं ना कहीं जो वो आरोप लगा रहे हैं उन आरोपों में भी कहीं कोई दम नजर नहीं आता है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आरोप क्या हैं। आरोप ये हैं कि विपक्ष के लोगों को लोकसभा अध्यक्ष बोलने नहीं देते, उनको मौका नहीं देते। लेकिन सबसे बड़ी बात है, हम तो इस बात को जानते हैं, देश के अंदर जितनी भी बड़ी चर्चाएं संसद के अंदर हुई, किसी बिल को लेकर हुई, उन सभी में नेता विपक्ष को बोलने का पूरा अधिकार दिया गया। हम तो इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं कि नेता सदन हो या नेता विपक्ष हो, दोनों जो हैं बोलते हैं इस बात को। और सोशल मीडिया के अंदर राहुल गांधी की कितनी सारी वीडियो हैं जो वायरल हुई हैं, जो इसी संसद के अंदर राहुल गांधी बोले हैं। तो सबसे बड़ा सवाल है कि जिस तरीके से आरोप लगाए गए हैं, सत्ता पक्ष का कहना है कि वो निराधार आरोप हैं, और लोकसभा अध्यक्ष जिनकी भूमिका एक स्पीकर की होती है, वो सदन के स्पीकर हैं, वो किसी पार्टी के स्पीकर नहीं होते। ऐसे में उनकी जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। और ये जो अविश्वास प्रस्ताव आया है शैला, ये तो खुद लोकसभा अध्यक्ष ने इस बात को बोला कि चलिए इसको आने दीजिए और इस पर चर्चा हो जाने दीजिए, क्योंकि हमें लगता है कि विपक्ष को शायद अंदाजा नहीं था कि वो इस पर चर्चा शुरू करेंगे। जो दूसरी बात आपने आंकड़ों की निश्चित तौर पर सबको पता है इस अविश्वास प्रस्ताव का क्या हाल होगा। संख्या बल है नहीं, सिर्फ एक मुद्दा गरमाने के लिए, सिर्फ हंगामा करने के लिए इसको लेकर आना। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब इस अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा कराने के लिए जो लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ लाया गया है, उस पर चर्चा कराने के लिए सब तैयार हैं, तो अब तो कम से कम विपक्ष को मौका मिला है बोलने का, उस पर तो चर्चा को शुरू करना चाहिए था। आप देखते हैं आज चर्चा फिर लगी हुई है। बड़ी बात यह है कि वो बार-बार कहते हैं कि बोलने नहीं दिया जाता, बोलने नहीं दिया जाता। जब मौका मिल रहा है बोलने का तो वहां से गायब हो जा रहे हैं। क्या उम्मीद लगती है आज की, अगर आपको कुछ अंदर खाने पता चला हो कि क्या कुछ रणनीति है, आज जो है शांति से चर्चा होगी? देखिए, शांति से चर्चा की तो उम्मीद इसलिए कम है क्योंकि 11 बजे प्रश्नकाल की कार्रवाई शुरू हुई थी, और आज किसानों से जुड़े हुए, कृषि मंत्रालय से जुड़े हुए काफी अहम सवाल थे जिनके जवाब जो है केंद्रीय कृषि मंत्री दे रहे थे। और सबने देखा है कि किस तरीके से हंगामा हो रहा था। विपक्ष के सांसद सारे वेल में आ रहे थे और जो कृषि मंत्री जवाब दे रहे थे उनकी आवाज को दबाने की पूरी कोशिश की गई है। अब देखते हैं, उम्मीद की जानी चाहिए, और हमें तो बिल्कुल इस बात की पूरी उम्मीद है कि अगर सदन के अंदर चर्चा होगी तो निश्चित तौर पर मीडिया की भी नजरें हैं कि कम से कम एक ऐसी चर्चा होगी जिसमें विपक्ष को भी पूरा बोलने का मौका मिलेगा। उनकी जो अपनी शिकायतें हैं लोकसभा अध्यक्ष को लेकर, वो भी हो सकेगी। अगर एक बार जरा रुकते हैं और अपने दर्शकों को सुनवाते हैं कि केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान क्या कह रहे हैं। विपक्ष जो तमाशा कर रहा है वो सारा देश देख रहा है, और
और इसके लिए जनता इन्हें माफ नहीं करेगी। अभी हमारी विद्वान सदस्य श्रीमती लता बानखेड़े जी ने एक सवाल पूछा है कि इसको केवल 96 जिलों में क्यों लागू किया गया है। 100 में से 96 जिले, 4 जिले क्यों छूट गए हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं बड़ी तकलीफ के साथ ये कहना चाहता हूँ, बड़े दुख से ये कहना चाहता हूँ कि इतनी महत्वपूर्ण योजना को पश्चिम बंगाल की सरकार ने लागू नहीं किया है। ये पाप किया है। पश्चिम बंगाल के किसानों के साथ अन्याय करने का पाप ममता बनर्जी वहां की मुख्यमंत्री ने किया है और इसके लिए वहां की जनता माफ नहीं करेगी। तो अनुज हमारे साथ लगातार बने हुए। अनुज, सुना आपने शिवराज सिंह चौहान विपक्ष पर निशाना साध रहे थे और कहते कहते वो भावुक भी हो गए। देखिए, हमने इसी बात को कहा था शैला कि जिस तरीके से देश के किसानों के मामले को लेकर विपक्ष सड़कों पर तो हंगामा करता है, लेकिन जब सदन के अंदर चर्चा होती है तो उस चर्चा को क्यों नहीं होने देता, ये लगातार सवाल सत्ता पक्ष का रहा है। लेकिन इसी बीच हम आपको एक बड़ी खबर दे दें, जिस लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ जिस अविश्वास प्रस्ताव की बात हो रही है उसको सदन ने स्वीकार कर लिया है और अब इस पे आगे की चर्चा शुरू होनी है। अब आगे का रुख देखते हैं कि जो इसको स्वीकार किया गया है, अब आगे क्या इसमें पूरी तरीके से बहस में, चर्चा में हिस्सा जो है विपक्ष लेगा। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि अगर आज चर्चा शुरू होती है तो वो सारे सवाल आज खत्म हो जाएंगे जो सवाल लगातार विपक्ष लगाता रहा है कि उनके बोलने का मौका नहीं दिया जाता। और ये तो अविश्वास प्रस्ताव जो लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ है, ये तो विपक्ष का ही है, उसी पर चर्चा हो रही है, शुरू हो रही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अनुज। आप अपनी नजर बनाकर रखिए, आगे जो भी अपडेट होगा हम अपने दर्शकों तक आपके जरिए पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि चुनाव आयोग की टीम इस वक्त पश्चिम बंगाल के दौरे पर है और आज उनका दूसरा दिन है। आज सुबह मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार कोलकाता स्थित बेलूर मठ पहुंचे और वहां पर उन्होंने दक्षिणेश्वर काली मंदिर में पूजा अर्चना की। हालांकि कल की ही तरह आज भी दक्षिणेश्वर में मुख्य चुनाव आयुक्त को तृणमूल के कार्यकर्ताओं और समर्थकों का विरोध झेलना पड़ा। मंदिर के गेट पर जमा होकर तृणमूल समर्थकों ने काले झंडे दिखाकर ज्ञानेश कुमार के विरोध में प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि कल भी मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ टीएमसी समर्थकों ने प्रदर्शन किया था। और वहीं इस दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि भारत का चुनाव आयोग पश्चिम बंगाल में हिंसा और भयमुक्त मतदान सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। उन्होंने कहा कि बेलूर मठ जैसी रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद की इस पावन भूमि से चुनाव आयोग पश्चिम बंगाल की जनता को यह आश्वासन देना चाहता है कि इस बार के चुनाव पूरी तरह से हिंसा और डर से मुक्त होंगे। पश्चिम बंगाल के सभी भाई बहनों को नमस्कार। पूजनीय रामकृष्ण परमहंस देवो और स्वामी विवेकानंद जी की तपोभूमि बेलूर मठ पर आकर चुनाव आयोग एक बार फिर पश्चिम बंगाल के सभी मतदाताओं को बताना चाहता है कि पश्चिम बंगाल के चुनाव वायलेंस फ्री और इंटिमिडेशन फ्री, न किसी दबाव के और न किसी हिंसा के सफलतापूर्वक संपन्न होने के लिए चुनाव आयोग कटिबद्ध है। जय भारत, जय हिंद। और पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने टीएमसी नेता फिरहाद हकीम के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा है कि हकीम का ये दावा कि उन्हें बोलने नहीं दिया गया सरासर झूठ है और आयोग को इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग सार्वजनिक करनी चाहिए। अधिकारी ने आरोप लगाया कि तृणमूल नेता वहां पर केवल बांग्लादेशी घुसपैठियों का पक्ष लेने गए थे। इस दौरान उन्होंने गणेश कुमार के लोकतंत्र की हत्या वाले बयान पर पलटवार करते हुए इसे संविधान की हत्या करार दिया। साथ साथ उन्होंने राज्य के कई बड़े पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग भी की है। सब झूठा बात बोलता है। वो बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठिया जिनका नाम आपका सब जुडिस हो गया, एडजुडिकेट हो गया, उनको पक्ष में बोलने के लिए तो कुछ है, अंदर में जाकर क्या किया
और बाहर में तो हल्ला बोल करना चाहिए। जिन्होंने राष्ट्रपति महोदय का साथ जो किया, उन्होंने मर्डर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किया, यहाँ किया, तुरंत नंदिनी चक्र। और आपको सीधे लिए चलते हैं लोकसभा, जहां पर किरेन रिजिजू इस संबोधित कर रहे हैं। उसका तो रूलिंग आपने दे चुके हैं। अब ये रूलिंग देने के बाद, इस रूलिंग देने के बाद जो डिप्टी स्पीकर हो या मेंबर ऑफ जो पैनल ऑफ चेयरमैन का अथॉरिटी ऑलरेडी वेल डिस्क्राइब्ड है। मैं समझता हूं कि ये आवश्यकता नहीं था ये पॉइंट उठाने का, इसलिए जो रेजुलेशन यहाँ लाया गया है उस पर हम लोग का चर्चा शुरू हो जाना चाहिए। केसी वेणुगोपाल जी। Very pertinent point relating to the Constitution is raised here. When a removal of Speaker's motion is taken up, it is very clear in Article 96, Speaker cannot sit in the chair. The actions of the Speaker also cannot be admitted by that point of time. पश्चिम बंगाल में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की हम बात कर रहे थे। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर के दौरान मतदाता सूची से नाम काटे जाने के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई होनी है और चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की पीठ इस नई याचिका पर विचार करेगी। वरिष्ठ वकील मेनका गुरुस्वामी ने कोर्ट के समक्ष दलील दी थी कि जिन पुराने मतदाताओं के नाम काटे गए हैं वे पहले वोट डाल चुके हैं, लेकिन अब उनके दस्तावेज स्वीकार नहीं किए जा रहे हैं। इससे पहले 24 फरवरी को शीर्ष अदालत ने 80 लाख दावों और आपत्तियों को निपटाने के लिए भारी संख्या में अतिरिक्त न्यायिक अधिकारियों की तैनाती को मंजूरी दी थी। बात करते हैं शेयर बाजार की, तो शेयर बाजार में पिछले कई दिनों से चल रही उथल पुथल के बाद आज सेंसेक्स और निफ्टी में अच्छी तेजी देखने को मिल रही है और ये उछाल कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट और वैश्विक बाजारों में सुधार की उम्मीद के कारण आया है कि पश्चिम एशिया का संघर्ष जल्दी खत्म हो सकता है। बीएसई सेंसेक्स आज शुरुआती कारोबार में करीब 800 अंक ऊपर खुला, लेकिन कुछ देर बाद इसमें गिरावट देखने को मिली। अभी ये करीब 583 अंकों की बढ़त के साथ कारोबार कर रहा है। वहीं एनएसई निफ्टी ने 252.75 अंक चढ़कर 24,280.080 पर कारोबार शुरू किया। अभी करीब 180 अंक की बढ़त के साथ निफ्टी कारोबार कर रहा है। आईटी और तेल एवं गैस को छोड़कर अन्य सभी सेक्टरों के सूचकांक हरे निशान में रहे। डोनाल्ड ट्रंप के ईरान के साथ जंग खत्म होने के संकेत के बाद एशियाई बाजारों में भी तेजी देखने को मिली। अमेरिकी शेयर बाजार हरे निशान में बंद हुआ, तो वहीं एशियाई शेयर बाजारों ने वॉल स्ट्रीट में रैली के बाद सकारात्मक रुख दिखाया। जापान के निक्केई 225 सूचकांक ने 3.2% की बढ़त दर्ज की और दक्षिण कोरिया के बाजार में भी तेजी देखने को मिली। वैश्विक बाजार में आज कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है। अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड लगभग 8.5% गिरकर $92.50 प्रति बैरल पर आ गया, तो वहीं अमेरिकी बाजार में भी तेल की कीमत लगभग 9% गिरकर $88.60 प्रति बैरल के आसपास हो गई। हालांकि कीमतें अभी भी संघर्ष की शुरुआत में मौजूद कीमतों से लगभग 30% अधिक है। ये गिरावट अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के उस बयान के बाद सामने आई है जिसमें उन्होंने कहा है कि ईरान के साथ जंग बहुत जल्द समाप्त हो सकती है। तो अमेरिकी बाजार में भी लगभग 9% की गिरावट देखने को मिली है। कच्चे तेल के दाम में गिरावट और $88 प्रति बैरल के आसपास कीमत पहुंचती भी नजर आ रही है। रिकॉर्ड लेवल पर कीमतें पहुंच गई थी, लेकिन अब कीमतों में थोड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। सरकार ने तेल रिफाइनरियों को एलपीजी उत्पादन बढ़ाने और अतिरिक्त उत्पादन को घरेलू उपयोग के लिए उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। ये कदम ईंधन आपूर्ति में मौजूदा भू राजनीतिक व्यवधानों और एलपीजी आपूर्ति पर लगी पाबंदियों के मद्देनजर उठाया गया है।
सोशल मीडिया पर पोस्ट में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि सरकार ने घरेलू उपभोक्ताओं के लिए एलपीजी आपूर्ति को प्राथमिकता दी है। ये फैसला आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत लिया गया है ताकि गैस का सही तरीके से वितरण किया जा सके। इसका उद्देश्य गैस आपूर्ति में समान वितरण सुनिश्चित करना है। सरकार ने इस व्यवस्था को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है। साथ साथ जमाखोरी और कालाबाजारी को रोकने के लिए सिलेंडर की 2 बुकिंग के बीच का अंतर भी बढ़ा दिया गया है, 25 दिन का कर दिया गया है। सरकार के मुताबिक देश के भीतर भी तेल और गैस की खोज लगातार जारी है। 1 अप्रैल 2025 तक के आंकड़ों के अनुसार भारत के पास अपनी जमीन और समुद्र के भीतर काफी भंडार में तेल मौजूद है। कच्चा तेल यानी कि क्रूड ऑयल भारत का प्रमाणित भंडार प्रूवन रिजर्व्स 423.1 मिलियन मीट्रिक टन का है। बात करें प्राकृतिक गैस यानी नेचुरल गैस की, तो गैस का प्रमाणित भंडार जो है 595.4 बिलियन क्यूबिक मीटर यानी BCM आका गया है। आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख करते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने शराब नीति के मामले में अरविंद केजरीवाल और बाकी आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट खारिज करने के आदेश में स्पेशल जज द्वारा ईडी पर प्रतिकूल टिप्पणी करने के मामले में केजरीवाल और अन्य को नोटिस जारी किया। इस मामले में ईडी की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट अब 19 मार्च को सुनवाई करेगी। ईडी की ओर से वकील SV राजू ने कहा कि CBI मामले में कोर्ट द्वारा PMLA केस पर टिप्पणी का कोई मतलब नहीं बनता था। जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा ने कहा कि स्पेशल जज की टिप्पणी आमतौर पर जांच के तौर तरीके पर दिखती है। अक्सर कोर्ट इस तरह के ऑब्जर्वेशन देते रहते हैं। ईडी के वकील ने यह भी कहा कि हम उस मामले में पक्षकार ही नहीं थे, ना ही हमें सुना गया था, फिर स्पेशल जज इस तरह की टिप्पणी कैसे कर सकते हैं। बचाव पक्ष ने कहा कि ईडी के वकील कहीं से भी पैराग्राफ पढ़ रहे हैं। जहां भी कोर्ट ने कोई बात कही है उसकी एक पूरी पृष्ठभूमि है। कल दिल्ली हाई कोर्ट ने CBI की अपील पर CBI जांच अधिकारी के खिलाफ राउज एवेन्यू कोर्ट की टिप्पणी पर रोक लगा दी थी। और भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सीमा पार आतंकवाद पर गहरी चिंता जताई है। UN में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वतनेनी हरीश ने कहा है कि आतंकवाद एक वैश्विक खतरा है और इसे रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को मिलकर काम करना होगा। Terrorism remains a global scourge afflicting humanity, and only coordinated efforts of the international community would ensure that ISIL and Al-Qaeda and their affiliates, including the Lashkar-e-Taiba and the Jaish-e-Mohammed and the proxies of LET such as the Resistance Front, along with those who facilitate their operations, no longer indulge in cross-border terrorism. पर्वतनेनी हरीश ने अफगान इलाके पर एयर स्ट्राइक की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय कानून और इस्लामी एकता के ऊंचे सिद्धांतों की बात करना और दूसरी तरफ रमजान के पवित्र महीने में बेरहमी से एयर स्ट्राइक करना जिसमें बेगुनाह आम लोग मारे गए हैं, एक दिखावा है। The Secretary General's report also expresses deep concern at civilian casualties caused by cross-border armed violence. We reiterate and support the Secretary General's call urging compliance with obligations under international law, including international humanitarian law, and ensuring protection of civilians. India strongly condemns the airstrikes on Afghan territory, which are flagrant violations of international law and the UN Charter and the principle of state sovereignty. It's hypocritical to espouse high principles of international law and Islamic solidarity on the one hand, while mercilessly carrying out airstrikes during the holy month of Ramadan that have killed 185 innocent civilians as of 6th March, around 55% of whom are women and children, and displaced over 100,000 according to the UNAMA on the other. और नेपाल में प्रत्यक्ष मतदान यानी कि प्रथम पास द पोस्ट प्रणाली के तहत 165 सीटों की मतगणना पूरी हो चुकी है और आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत गणना जारी है। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी को प्रत्यक्ष मतदान के तहत 125 सीटें और आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में 49 लाख से अधिक वोट मिले हैं, जबकि नेपाली कांग्रेस एनसी को 18 सीटें मिली हैं। इसके अलावा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी UML ने 9 सीटें हासिल की हैं। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ने 7 और श्रम संस्कृति पार्टी ने 3 सीटें जीती हैं, जबकि राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी को 1 सीट और 1 सीट निर्दलीय उम्मीदवार ने जीती है। अब तक 6 राजनीतिक दलों ने आनुपातिक प्रतिनिधित्व सीमा को पार कर लिया है, जिसमें
आरएसपी काफी अंतर से आगे है। किसी भी पार्टी को आनुपातिक प्रतिनिधित्व सीमा को पार करने के लिए वैध वोटों का 3% प्राप्त करना आवश्यक है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत कुल वोट डाले गए थे और आनुपातिक प्रतिनिधित्व सीमा को पार करने के लिए वोटों की 3,16,158 वोटों की जरूरत थी। अब निर्वाचन आयोग को राष्ट्रपति को चुनाव रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी, जिसके बाद राष्ट्रपति 30 दिनों के भीतर प्रतिनिधि सभा का नया सत्र बुलाएंगे। प्रतिनिधि सभा का सत्र शुरू होने के बाद सदन के सबसे वरिष्ठ सदस्य सभी निर्वाचित सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। संविधान के अनुच्छेद 76(1) के अनुसार राष्ट्रपति प्रतिनिधि सभा में बहुमत प्राप्त संसदीय दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करेंगे और मंत्री परिषद का गठन उनकी अध्यक्षता में किया जाएगा। चूंकि 5 मार्च को हुए चुनावों में आरएसपी सबसे बड़ी विजेता रही है, इसलिए आरएसपी को अपने संसदीय दल के नेता का चयन करना होगा। चुनाव प्रचार के दौरान आरएसपी ने प्रधानमंत्री बनाने का वादा बालेंद्र शाह को किया था। यदि आरएसपी अपना वादा निभाता है तो बालेंद्र शाह नेपाल के सबसे युवा प्रधानमंत्री बन जाएंगे। बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने ईरान की महिला फुटबॉल टीम की 5 खिलाड़ियों को मानवीय आधार पर शरण दी है। यह फैसला उन खिलाड़ियों द्वारा अपने देश में उत्पीड़न की आशंका के चलते शरण मांगने के बाद लिया गया। ये जानकारी ऑस्ट्रेलिया के गृह मामलों के मंत्री टोनी बट ने दी। मंत्री के अनुसार खिलाड़ियों को ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट स्थित उनके होटल से मंगलवार तड़के ऑस्ट्रेलियाई संघीय पुलिस की सुरक्षा में एक सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया। वहां उनसे मुलाकात के बाद उनके मानवीय वीजा की प्रक्रिया पूरी कर दी गई। बट ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया ने ईरानी महिला फुटबॉल टीम का खुले दिल से स्वागत किया है। ईरानी महिला फुटबॉल टीम पिछले महीने AFC महिला एशिया कप में हिस्सा लेने के लिए ऑस्ट्रेलिया पहुंची थी। इसी दौरान ईरान में संघर्ष की स्थिति पैदा हो गई और टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई, जिसके बाद खिलाड़ियों के सामने संघर्षग्रस्त अपने देश ईरान को लौटने की बड़ी चुनौती थी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।